नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज का मुद्दा बहुत खास है, आज का मुद्दा विशेष है क्योंकि आज का मुद्दा भारत की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है, भारत की अखंडता से जुड़ा हुआ है और इसीलिए जरूरी है कि इस मुद्दे से हम और आप संपूर्ण देश सजग हो जाए। मुद्दा FCRA यानी फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन मिलता है, यानी जो विदेशी फंडिंग आती है, उस फंडिंग पर निगरानी से जुड़ा हुआ है। और निगरानी इसलिए क्योंकि यही वो फंड हुआ करता था और अभी भी कई जगहों पर जिस हिसाब से तस्वीरें आती हैं, इसी विदेशी फंड का इस्तेमाल होता है भारत की डेमोग्राफी पर प्रहार करने के लिए, भारत की संप्रभुता पर प्रहार करने के लिए। भारत में धर्मांतरण के जो नर पिशाच घूम रहे हैं वो इसी विदेशी फंडिंग का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कह दिया है कि बस अब नहीं होगा ये सब, क्योंकि सरकार ने FCRA कानून में एक ऐसा बड़ा बदलाव कर दिया है, उसको इतना कठोर कर दिया है कि अब भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले उन तमाम विदेशी ताकतों, उन एजेंडा धारकों पर निगरानी होगी जो विदेशी फंड का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसे में आज का रण क्षेत्र सिर्फ विदेशी फंड का नहीं है, आज का रण क्षेत्र भारत की पहचान, भारत की आस्था और भारत की संप्रभुता का है। सवाल उठ रहा है कि क्या सेवा के नाम पर धर्मांतरण का खेल चलता रहा है? क्या विदेशी पैसे के दम पर भारत की सामाजिक और धार्मिक संरचना को प्रभावित करने की कोशिश हुई है? और क्या अब भारत ने पहली बार विदेशी फंडिंग के पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसने का बड़ा निर्णय ले लिया है? तो जवाब है हाँ। दरअसल केंद्र सरकार ने FCRA के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आप विदेशी फंड लेने वाले NGOs को ध्यान से समझिएगा, विदेशी फंड लेने वाले NGOs को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की संपूर्ण जानकारी देनी होगी, यानी ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखनी होगी। विदेशी धन का असली स्रोत बताना होगा, कहां से पैसा आया है, किसी थर्ड पार्टी से आया है तो भी जो मूल स्रोत है उसके बारे में पूरी डिटेल्स देनी होगी। पैसा कहां और किस उद्देश्य से खर्च होगा इसका ब्यौरा भी, इसका हिसाब किताब भी देना होगा, यानी कैटेगरी है, बताना पड़ेगा कि आप मंगा रहे हैं, पैसा जो आप ले रहे हैं विदेशों से, इसका इस्तेमाल कहां होगा। शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करेंगे, सामाजिक संरचना को मजबूत करने के लिए करेंगे, ये तमाम जो चीजें हैं, या धार्मिक गतिविधियों के लिए करेंगे। कैटेगरी बता दी गई है कि आपको बताना होगा, और इसके साथ साथ किस राज्य में, किस हिस्से में खर्च करेंगे ये भी बताना अनिवार्य होगा, क्योंकि पहले तो सिर्फ बैलेंस शीट दिखा दी जाती थी और उसके बाद तमाम ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था जो देश विरोधी है, जो समाज के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाला था, और खासतौर से धर्मांतरण का जो जाल बुना गया था उसके पीछे इस विदेशी फंडिंग की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सरकार ने इस बात को समझा, जाना, स्क्रूटनी किया और फिर FCRA 2026 जो बदलाव किया गया 22 जून को, वो खास तौर पर दरअसल ये जो तमाम जो समस्याएं आती थी उन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए किया गया। और इसीलिए ये तमाम जो बातें हैं कि आखिर पैसा कहां से आ रहा है, किस उद्देश्य से खर्च होगा, किस कैटेगरी में खर्च होगा, पर्पस क्या है, इसका मूल स्रोत क्या है, ये तमाम चीजें बहुत क्लैरिफाई करके बतानी होगी। और सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने नियमों में स्पष्ट किया है कि विदेशी अंशदान का उपयोग धर्मांतरण के लिए नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ा प्रहार है। यही वो बिंदु है जिसने देश की राजनीति में भी नई बहस छेड़ दी है। सरकार कह रही है कि ये पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, विपक्ष कह रहा है कि यह NGO और नागरिक समाज पर नियंत्रण का प्रयास है। लेकिन देश ये पूछ रहा है कि अगर सेवा ही उद्देश्य है तो विदेशी फंड के हर रुपए का हिसाब देने में परेशानी क्यों है? अगर शिक्षा और स्वास्थ्य ही काम है तो धर्मांतरण पर रोक से बेचैनी क्यों हो रही है? सालों से देश के कई हिस्सों में कुछ मिशनरी संगठनों पर धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं और हमने ऐसे प्रमाण भी आपके सामने रखे।
छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से लेकर तमाम वो जो घटनाएं थी हमने आपके सामने रखी। और ऐसे में कई राज्यों ने इन्हीं आरोपों के बीच धर्मांतरण विरोधी कानून भी बनाए। वहीं दूसरी ओर मिशनरी संगठन हालांकि बार बार ऐसे आरोपों से इनकार करते रहे और कहते रहे कि वो तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग निकला। इस बीच भाजपा लगातार आरोप लगाती रही कि यूपीए सरकार के दौरान विदेशी फंडिंग पर पर्याप्त निगरानी नहीं थी और कुछ संस्थाओं को खुली छूट मिल गई थी। कांग्रेस इन आरोपों को खारिज करती रही है और कहती रही है कि अभी भी कह रही है कि सरकार दरअसल एफसीआरए का इस्तेमाल आलोचकों पर दबाव बनाने के लिए कर रही है। तो मतलब कानून का सवाल तो है, लेकिन सवाल यह भी है कि विदेशी पैसा आखिर भारत में किस उद्देश्य से आता है, ये जानना भी तो जरूरी है। क्या केवल समाज की सेवा के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी, कुछ और एजेंडा चल रहा था? विचारधारा खासतौर से धार्मिक प्रभाव और नीतियों को प्रभावित करने के लिए तो नहीं थी। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जानना समझना जरूरी था और इसीलिए एफसीआरए कानून में यह बड़ा बदलाव किया गया है। विदेशी ताकतों को भी यह संदेश साफ दिया गया है सरकार की तरफ से कि अब विदेशी फंड आएगा तो पूरी पारदर्शिता के साथ, वरना नहीं। और ऐसे में सवाल यह भी है कि ऐसा करके क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कवच तैयार कर लिया गया है? हालांकि विपक्ष अब भी कह रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर नियंत्रण है, लेकिन सवाल यही है कि किसी पर फैसला जो अब सुनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से ये नियंत्रण हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि धर्मांतरण पर क्या सख्ती जरूरी नहीं थी? और अगर ये कदम उठाया जा रहा है तो क्या धर्मांतरण पर सख्ती होगी? विदेशी फंड का पूरा हिसाब जब सामने आएगा तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इसीलिए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर चर्चा जरूरी होती है, जिन्हें आपको भी समझना चाहिए और इसीलिए रण क्षेत्र में आज हम इस मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे। हमारे बीच में कुछ ही देर में आज के खास अतिथि भी जुड़ जाएंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि जब इतना बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कुछ रिएक्शंस आपके बीच रखते हैं और फिर शुरू करते हैं रण क्षेत्र की आज की डिबेट। Actually, I wrote a letter to the Honorable Prime Minister of India with great anxiety. What you were telling rightly, earlier they tried for a legislation, bringing a piece of legislation into the Parliament and to pass it for consideration and passing. That was that bill, FCRA amendments. Basically, the registered organization NGOs are being targeted by this government for political motivative also and for intimidation also. Look, I said then and I say today, this bill is not a bill for any particular community. There are Hindu organizations, there are Muslim organizations, there are Christian organizations that receive donations through FCRA. It is not just one community. And if nobody else is complaining about it and somebody is complaining about it, and maybe they have a legitimate reason to fear, all we can suggest to them is to go sit, understand the bill, talk to the Home Ministry. If necessary, I can facilitate that. Clear case of assaulting the NGOs and the minority institutions across the country. It is only to cripple and strangle these NGO associations. So they knew this happened when they brought it as an amendment in Lok Sabha on March 25th. It was clearly opposed and they had to withdraw, and now they have come up with a backdoor way of getting it done through rules. So this is totally draconian and with hidden agenda. See, why should somebody have concerns? FCRA is not related to religion at all. By raising religious bodies, by raising issues, they are unnecessarily giving an impression. They are trying to circumvent the law of the land. So, I don't think that anybody who are following the rule of the land should be worried about it. The government of India has to understand properly what is happening and what is the impact of all this. And we request them to stay in this
new FCRA rule in order to move properly by the churches and the other organizations which are doing lots of charity works in the society. तो स्पष्ट है कि भारत ने इसके माध्यम से एक बड़ा संदेश दिया है कि अपनी संप्रभुता पर किसी भी तरीके का प्रहार अब भारत बर्दाश्त करेगा नहीं, और यही वजह है कि एफसीआरए को लेकर भारत ने संजीदगी दिखाई। आपको याद होगा कि भारत सरकार 2014 में जब बीजेपी नीति सरकार बनी थी तो उस वक्त भी 20,000 के लगभग ऐसे एनजीओस थे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जिनके एफसीआरए रद्द किए गए थे, कैंसिल किए गए थे, इसलिए क्योंकि उनकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट में अनियमितता पाई गई थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और तभी से भारत सरकार ने यह ठान लिया था कि अगर भारत की संप्रभुता को बचाना है, अगर भारत के ताने बाने को बचाना है, तो विदेशी ताकतों को हावी नहीं होने देना है। और ऐसे में भारत का यह कदम उन विदेशी ताकतों को भी बड़ा जवाब है जो ये सोच रहे थे विदेशों में बैठकर, पश्चिमी देशों में बैठकर कि वो चाहेंगे जैसा उस हिसाब से भारत चलेगा, तो वो ये भूल गए कि ये आज का भारत है। आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है। आज का भारत राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ता है, और आज का भारत उसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ उन कानूनों को सख्त करता है जो भारत की संप्रभुता, उसकी अखंडता को सुरक्षित और संरक्षित करे। तो इसी पर आइए खुलकर करते हैं बात। स्वागत करते हैं आज की अतिथियों का। हमारे साथ इस वक्त मैं देख पा रही हूं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा जी आ चुके हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं विनीत जिंदल साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं, जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं, और साथ ही साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग साहब भी आ चुके हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमाकांत जी आपके पास सबसे पहले आ रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए मच अवेटेड जो कदम था वो अब उठाया गया है। हालांकि देर हो गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये जरूरत थी, ये समय की मांग थी कि ऐसे कदम उठाए जाएं जो खास तौर पर ये जो मिशनरीज का धर्मांतरण जाल है उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर सके। लेकिन फिर भी विपक्ष इसे इस कदम को दमनकारी बता रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए लावनी जी, जिस तरह से विपक्ष इसके ऊपर में हंगामा कर रहा है, ये लगता है कि उनको जो विदेश दूसरे जो कंट्री है उनके एफसीआरए के जो नियम है उसको भी देखना चाहिए। वो बड़े ही सख्त होते हैं। एफसीआरए का नियम उनका, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, हर जगह देखना चाहिए। आज हम लोगों ने भले ही इसमें देर से कदम उठाया गया, लेकिन कदम उठाया गया क्योंकि हम लोगों ने देखा जो किस तरह से एफसीआरए में कहीं न कहीं हम लोगों ने इन नियमों के अंदर में इतना लचीलापन दिखाया था, जिसकी वजह से ये एनजीओ उन क्षेत्रों के ऊपर में जो हम लोग जो बार बार कहते हैं डेमोग्राफी चेंज हो गया, डेमोग्राफी चेंज हो गया, ये फंड कहां से आ रहा है, ये सारी बातें जो हम लोग डिस्कस करते थे ना, ये जो विपक्ष में बैठे हुए हैं इन लोगों ने ही उन चीजों को स्पेस दिया, जगह दिया। और डेमोग्राफी जो चेंज करते हैं, चाहे वो आप देखेंगे सीमांतर क्षेत्रों के अंदर में देखेंगे या सीमा पर डेमोग्राफी चेंज हो रहा था उसके ऊपर में देखेंगे, तो ये लचीलापन उस कानून का था जिसकी वजह से विदेशी जो हम लोग बार बार जो कहते हैं डीप स्टेट, ये जो डीप स्टेट को एक बहुत बड़ा झटका है। एफसीआरए के संशोधन ये जो बिल हुआ है, ये जो नियम लागू हुआ है, इसमें जो हम लोगों ने संशोधन किया है, इससे उन लोगों को झटका लगा है जो बिल्कुल ये सोचते थे जो कि भारत का जो कानून है बहुत ही सॉफ्ट है, और इस सॉफ्ट कानून का उन्होंने बहुत भरपूर फायदा उठाया। आज हम लोग इसके ऊपर में ध्यान देकर के इसको हमने सख्त बनाया है, और निश्चित तौर पर हम लोग जो कहते थे जो धर्मांतरण का जो ये जाल बुना जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो या अन्य किसी भी प्रदेश के अंदर में ये जो हम लोग कहते थे वो आज हम लोगों ने देखा जो कि एफसीआरए के नियम को जब सख्त किया गया है, तो इसके ऊपर में मुझे लगता है जो कि इसके ऊपर में काफी रस्सी कसा गया है, इसके ऊपर में बिल्कुल लगाम लगाने की कोशिश की गई है, और इससे उन व्यक्ति को भी झटका लगेगा जो इस खेल में शामिल थे। देखिए विपक्षी दलों के पास कोई काम तो है नहीं, उनको यही लगता था जो कि इस देश को कहीं न कहीं किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, इसके ही वो धारणा में लगे हुए रहते थे। लेकिन आज उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अन्य विपक्षी दल हो,
ये जो क्वेश्चन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो प्रश्न लगाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है जो कि उनको भी झटका है और विदेश बड़ा में जो झटका है। और विदेश में बैठे हुए वो ताकतें, बिल्कुल विदेश में बैठी हुई वो ताकतें जो ये सोचती थी कि वो भारत को अपने हिसाब से चलाएंगी, ये सोचते थे कि वो भारत को अपने हिसाब से चलाएंगे, तो वो भूल गए थे कि ये आज का भारत है, ये अपने हिसाब से चलता है, ये राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ चलता है। विनीत जी, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए दो चीजें हैं। एक तरफ तो जैसा कि अभी रमाकांत जी ने कहा कि एक उस इकोसिस्टम को झटका है जिसने ये सोच लिया था कि पैसे के बल पर भारत के जो ताना बाना है, भारत का जो मूल स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से छिन्न भिन्न करना है, लेकिन सरकार का ये कदम उनके इस सपने को धाराशायी करता है। लेकिन एक आरोप कुछ विश्लेषक भी लगाते हैं, विपक्ष भी ये लगाता है कि ये कानून आर्टिकल 25 और आर्टिकल 19 के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं दिखाएगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए लवनी जी, मेरा मानना ऐसा नहीं है। ये जो अमेंडमेंट लाए गए हैं वो संविधान में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की आप बात करें या धार्मिक स्वतंत्रता की अगर आप बात करें, जो कि दोनों आर्टिकल्स में कही गई है, वो इस अमेंडमेंट से कहीं भी इफेक्ट नहीं हो रही। देखिए इस अमेंडमेंट के पीछे धारणा क्या है, सरकार की धारणा क्या है, ये समझना जरूरी है। हमारे संविधान में कहा है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का और किसी भी धर्म को फॉलो करने का अधिकार है, ये सबको पता है कानूनी तरीके से। लेकिन जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करके, और ऐसे कानून बहुत से राज्यों ने बना दिए हैं कि अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी को दबाव डालते हैं या किसी भी गलत तरीके से किसी को इन्फ्लुएंस करके उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं या किसी तरीके से उसको फॉलो कराने की कोशिश करते हैं, तो वो कानूनन अपराध है। और ये जो एफसीए में, जो एफआरसी में जो अमेंडमेंट आया है, ये उसी का बेसिकली एक हिस्सा है कि जो इलीगल तरीके से, मैं मानता हूं कि जो इलीगल तरीके से जो धार्मिक स्वतंत्रता को आघात पहुंचा रहे हैं, ये धार्मिक स्वतंत्रता को फॉलो नहीं करा रहे हैं, ये लोग ये धार्मिक स्वतंत्रता को आघात कर रहे हैं। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 25 में जो लिखा है, ये उसके विपरीत है जो लोग ये काम करते हैं, जो कि विदेशी फंडिंग से लोगों को बहका के फुसला के। आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर, उड़ीसा के अंदर जो सीमावर्ती राज्य हैं हमारे इतने सारे, उनके अंदर आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा जाल फैला दिया गया है। और ये बात सिर्फ ईसाई मिशनरियों की नहीं है, ये सब उन सब का भी यही हाल है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने देश की संप्रभुता, एकता और हमारे देश की जो डेमोग्राफी चेंज जो कर रहे हैं लोग, उनको रोकने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि ये जो एफसीआरए का जो कानून में जो अमेंडमेंट आया है, ये बहुत कारगर साबित होगा। और ये बिल्कुल सही कहा, जो प्रवक्ता यहाँ बीजेपी के बैठे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारे देश में तो बहुत लचीला कानून था। अब यहाँ जब सरकार ने यहाँ पे जो अमेंडमेंट किया है, अभी भी वो अगर हम कंपैरिजन करें टुवर्ड्स अमेरिका या यूके या इन जगहों पे जो लोग जो विदेशी फंडिंग जिस तरीके से आने से पहले उसकी जो पूरी स्क्रूटनी होती है, वो अभी भी उसके मुकाबले मैं मानता हूं कि कम है। वहां पे बहुत ज्यादा स्क्रूटनी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों चीजों को बैलेंस करने का सरकार ने काम किया और यहाँ पे बहुत इफेक्टिव मैं मानता हूं कि रहेगा ये पूरा जो बदलाव आया है। और कहीं से भी ये किसी भी आर्टिकल का, चाहे आर्टिकल 19 हो या आर्टिकल 25 हो, कहीं से भी ये दोनों आर्टिकल्स का वॉल्यूशन नहीं है। ये उन दोनों सेक्शन आर्टिकल्स को बचाने की बात करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि दोनों को बचाने की बात करता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि वो आर्टिकल 19 या 25 खतरे में है, जरा वो सुन लें कि वो बचाता है, वो आपके अधिकार को बचाता है। ये नहीं कि आपके अधिकार पर कोई दूसरा अपना अधिकार दिखाना शुरू कर दे, यहां पर मामला फंसता है। और इसीलिए संजीव जी देखिए, एक बात तो सही है कि अभी रमाकांत जी और विनीत जी ने भी कहा कि हम जब अपने भारतीय कानून की बात करते हैं तो अमेरिका, रशिया या चाइना के वनस्पत अभी भी हमारा कानून हल्का है, लचीला है। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से ये कानून है, खासतौर से अमेरिका की अगर बात करें, FARA वहाँ पर खासतौर से है, बहुत ज़्यादा सख्त है। अच्छा, बीते दिनों हमने ये देखा कि जब विदेश मंत्री आते हैं, मार्को रूबियो यहाँ पर आते हैं, तो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जाते हैं कोलकाता, मिशनरीज ऑफ चैरिटी में जाते हैं। उनको ये लग रहा था कि शायद भाई वहाँ जाकर हम किसी भी तरीके से भारत का ये जो पूरा कानून है उसमें कहीं ना कहीं से हम कुछ एक लचीलापन ला सकेंगे, किसी तरीके का दबाव बनाने की, एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। लेकिन भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि नहीं, हम अपने तरीके से आगे चलते हैं राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ। तो क्या आपको लगता है कि ये जो FCRA है अब अमेरिका के FARA पर भारी पड़ने वाला है? देखिए लवनी जी, अमेरिका का FRA अपने देश का कानून है, लेकिन हमारे देश का जो FCRA है उसमें ये जो संशोधन किए गए हैं, जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ने बताया, रमाकांत जी ने, विनीत जी ने,
कि ये जो बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन है और ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन उस समय की जो सरकारें हैं वो जाहिर है कि पहले इस पर एक्ट नहीं कर पाई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मैं इसको ऐसे कहूंगा। और ये जो कानून में संशोधन किया जाना भारत की रक्षा, सुरक्षा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत का जो अभियान है, जो संकल्प है कि भ्रष्टाचार को मुक्त करना है और विदेशी साजिशों से, डीप स्टेट एलिमेंट से, शैतानी शक्तियों से, रेडिकलाइज्ड जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाली जो ताकतें हैं विश्व भर में, वो जिस तरीके की साजिशें भारत के खिलाफ रचती हैं, उन सभी से मुकाबला करने के लिए ये जो एफसीआरए में संशोधन नितांत आवश्यक थे। और मैं लावनी जी, आपके दर्शकों के लिए मैं अवश्य ये बताना चाहता हूं कि भारत के विरुद्ध एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज हैं वो विदेशों में बड़े पैमाने पर की जाती हैं और उसमें अनेक राष्ट्रों के, बड़ी शक्तियों की जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं वो शामिल होते हैं, आतंकी संगठन शामिल होते हैं, विदेशी खुफिया एजेंसी शामिल होती हैं, जो रेडिकलाइज्ड, जो चाहे वो इस्लामिक और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सभी इसमें जो रेडिकलाइज्ड मानसिकता के साथ कार्य करने वाले ऐसे एलिमेंट्स हैं, वो सभी बहुत एक्टिव तरीके से भारत को आंतरिक रूप से कमजोर करने की, खोखला करने की कोशिश करते हैं। और बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि हमारे अपने देश में भी कुछ तथाकथित जो सूडो सेकुलर्स मानसिकता को रखने वाले भ्रष्ट एलिमेंट्स हैं, वो इनके साथ कोलैबोरेट किया करते थे, इनसे बड़ा पैसा वसूलते थे और जाहिर है कि उस पैसे का जो दुरुपयोग है वो लगातार किया जाता था। इसी वजह से सबसे बड़ा उदाहरण है 2005 से 2007 के बीच में सबसे बड़ा उदाहरण जाकिर नाइक है और इसीलिए इस भारत ने बहुत बड़ा शिकंजा कसा पहले ही। जी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, जो जाकिर नाइक का जो पूरा नेटवर्क था, हवाला का जितना भी नेटवर्क चलता है पाकिस्तान से, अन्य राष्ट्रों से, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, टर्की की खुफिया एजेंसी, अमेरिका का डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी, ये सारा कुछ, ये जो तथाकथित जो लिबरल और सेकुलरिज्म इत्यादि का बहाना दे करके ये भारत के को आंतरिक रूप से कमजोर करने की, भारत को आंतरिक रूप से ये कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने अब ऐसा शिकंजा कसा है कि ये खुद अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे हैं। लेकिन इसका कितना बड़ा जियोपॉलिटिक्स में इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, अपनी इंटरनल पॉलिटिकल बॉडीज पर इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिल जी जुड़े हुए हैं। तो एफसीआरए को लेकर जो नए नियम बने हैं, जो नए कानून हैं, वो किस तरीके से भारत की संप्रभुता को और खास तौर से धर्मांतरण के जो खास तौर पर निरपेक्ष थे उनके लिए एक बड़ा प्रहार साबित हो रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करें रण क्षेत्र में। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जल्दी से अनिल जी सीधे आपके पास ही आ रही हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है और समझने वाला मुद्दा है। लोकतंत्र को मजबूत करने की बात लगातार होती है और विपक्ष खास तौर से ये कहता है कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। तो एफसीआरए में जो अमेंडमेंट किया गया है, जो ये सख्ती दिखाई गई है इस कानून में, ये लोकतंत्र को मजबूत करेगी स्पष्ट रूप से? लावली जी, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई। अभी मैंने आपका जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो कांग्रेस के सांसदों के नेताओं के भाषण सुने, उन्होंने बार बार कहा ये तो अल्पसंख्यकों पर प्रहार है। मेरे को एक बात, पूरी ये बात समझ में अभी तक नहीं आई कि इस कानून के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है, इसमें कौन सी लाइन के अंदर किसी व्यक्ति पे जो ईमानदार है, अपना काम कर रहा है, उसके ऊपर प्रहार है। इस पे जो जो रूल बनाए गए हैं वो रूल्स इसलिए बनाए गए हैं कि धर्मांतरण ना हो। क्या वो आप धर्मांतरण करना चाहते हैं? वो कहते, ये रूल्स ये बनाया गया है कि जो इसकी लिक्विडिटी है, जहां से सोर्स, जहां से शुरू होता है, जहां से आपने लिया वहां से नहीं, जो इसका प्राइमरी सोर्स है वहीं से आपको बताना पड़ेगा पैसा किससे आ रहा है, ताकि पता लगे देने वाला कौन है, उसकी नीयत क्या है। दूसरा, इसकी लगातार फ्लो ऑफ फंडिंग को भी देखना पड़ेगा, आपने कहां खर्च किया है, इसमें गलत क्या है, आपको बताना पड़ेगा आप पैसा किस बात के लिए ले रहे हैं, इसमें गलत क्या है। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात जो खुद ही कह रहे हैं ना, इनको लग रहा है कि नहीं ये सब नियम बना के तो आप हमें परेशान कर रहे हैं। क्यों परेशान है भैया? आप अगर ईमानदारी से जिस उद्देश्य के लिए पैसा लेना चाहते हैं बाहर से, वो उद्देश्य आप लिख के दे रहे हैं, तो आपकी तकलीफ क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके मन में कुछ है, काम में कुछ है और कागजों में कुछ है। तभी आपको लग रहा है कि सरकार हमारे पैसे के फ्लो को क्यों चेक कर रही है, हमारा प्राइमरी सोर्स क्यों चेक कर रही है, हमारा उद्देश्य क्यों चेक कर रही है, हमारा कार्य क्षेत्र क्या होगा उसको क्यों चेक कर रही है, कितना पैसा खर्च कर दिया, किस मद में किया, ये क्यों चेक कर रही है, कितना % हम एडमिनिस्ट्रेटिव में खर्च करते हैं, यानी अपने यहाँ तनख्वाह बांट लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं, कितना हम उस उद्देश्य के लिए करते हैं, इसको क्यों चेक कर रही है। क्या मतलब है इस बात का?
ये तो वैसे ही हो गया कि आपने धंधा बना रखा था, ये अपना घर भी पालना है और अपने जो छिपे हुए हिडन एजेंडा है वो भी पूरे करने हैं। और जब सरकार ने कहा नहीं भैया हम देख रहे हैं विदेशी फंड जो आएगा वो समाज के कल्याण के लिए इस्तेमाल होगा, हमें कोई आपत्ति, आप बताते रहिए, दिखाते रहिए, लेते रहिए, यानी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी, लेकिन दिक्कत क्या है लावणी जी, दिक्कत क्या है, अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, ये फंड धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल हुआ है। भारत का सारा एनी रीजन जो है, नॉर्दर्न ईस्ट जो एरिया है, पूरा का पूरा वहां डेमोग्राफी चेंज हो गया। कैसे हो गया? जब पहले नेहरू जी की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने तो नॉर्थ ईस्ट जिनको मिशनरी जी का हवाले कर दिया, मिशनरी जो भी करें करती रहे। तो मिशनरियों ने क्या किया, बोला हम आपको स्कूल देंगे, हम आपको हॉस्पिटल देंगे, हम आपको खाने पीने को बताएंगे, लेकिन बदले में आप सारे के सारे कन्वर्ट हो जाओ। वहां पे सारे के सारे 100% स्टूडेंट कैसे हुए? अभी आपने जिक्र किया कि विदेशी मंत्री आए, अमेरिका के मंत्री आए और उन्होंने चैरिटी ऑफ मिशनरीज में गए, क्यों गए भाई? वो एक तरह से बात में दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे कि आप जो FCRA में चेंज कर रहे हैं उसको मत करिए, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहाँ पे देश ही सबसे नंबर 1 पे है, राष्ट्र सर्वोपरि। बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ आ चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस मुद्दे को लेकर आप भी पूरी तरह से, कांग्रेस पूरी तरह से अवगत है। क्यों आप लोगों को लगता है कि ये दमनकारी है? क्यों आप लोगों को नया कानून, जो संशोधित कानून है, वो दमनकारी क्यों लगता है? ये तो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है। जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ज्यादा लोकतंत्र मजबूत होगा। लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी, लक्ष्मीकांत जी बोलिए बोलिए। मुझे लगता है शायद लक्ष्मीकांत जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। पैनल प्लीज उसे ठीक कीजिए, फिर मैं पुनः उनके पास जाऊंगी। लेकिन रमाकांत जी, जल्दी से आपके पास आते हुए देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है, एक ऐसा इकोसिस्टम जो भारत की मूल संरचना को तहस नहस कर रहा था, उसको तहस नहस करना जरूरी था, इसीलिए ये संशोधन आवश्यक थे। लेकिन यहाँ पर एक जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास है, सरकार संपूर्ण नियंत्रण चाहती है। तो इस बात का जवाब आप क्या देंगे? कैसे विश्वास में आप लेंगे कि ये असहमति की आवाज को दबाने का नहीं, बल्कि राष्ट्र सर्वोपरि की सहमति को सुरक्षित करने की आवाज है? अब एक चीज बताइए लावणी जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कि देश के अंदर में जितने दुश्मन हैं, उससे देश के बाहर भी उतने ही दुश्मन हैं। आप और हमको समझना पड़ेगा इस चीज को। और मुझे लगता है जो कि देश के अंदर में जब से कानून 2014 से पहले जो भी कानून थे, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लूपहोल था जिसकी वजह से आज हम लोगों ने, जितने भी हमारे आदरणीय पैनलिस्ट हैं, उन्होंने सबने कहा कि देश के अंदर में कहीं ना कहीं सीमावर्ती इलाका हो या अन्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में जो डेमोग्राफी जो बदली है, और मुझे लगता है जो कि वो धर्मांतरण का खेल, NGO से NGO को फंड ट्रांसफर होता था, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेज होते थे उस पर 50% खर्च होता था, जबकि अब उसको सीमित करके 20% कर दिया गया है। ये सारे संशोधन होने बहुत जरूरी थे। अगर ये संशोधन अगर नहीं होते तो आज जिस विषय के ऊपर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज इस विषय को चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है जो कि देश की सरकार इतनी सजग है, और कहते हैं राष्ट्र प्रथम, हम सब बात करते हैं राष्ट्र प्रथम को आगे रख करके हम लोग फिर उसके बाद बात करते हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो ऐसे कानून की सख्त जरूरत थी, और ये कानून मुझे लगता है किसी को दमनकारी लगे, कांग्रेस को लग सकता है दमनकारी, क्योंकि उन्होंने देखा है जो 25 जून का कोई ज्यादा दिन तो हुआ नहीं, आज तो मुझे लगता है 26 जून के आसपास है, और 25 जून को जिस तरह से उन लोगों ने देश के ऊपर में एक दमनकारी कानून थोपा था इमरजेंसी लागू करके, तो मुझे लगता है जो कानून को किस तरह से खेल किया गया कांग्रेस को पता है। FCRA उसी दौरान बना, 1976 में ही बना, लेकिन बना तो दिया गया था। बिल्कुल ठीक कहा रमाकांत जी, हालांकि FCRA उसी दौरान बना 1976 में, लेकिन जो उद्देश्य था, जो ध्येय था, वो क्लियर नहीं रखा गया। वो कहते हैं ना कि अगर मन में जरा सा भी चोर हो तो वहां से ही गलतियां शुरू हो जाती हैं। तो भारत के लिए वो गलती तो वहीं से प्रारंभ हो गई थी। यहाँ पे विनीत जिंदल जी हैं, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि कानून को कसौटी पर कसा जाता है, और ऐसे में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनसे भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है। अब दो बातें मैं आपसे पूछूंगी। एक, पहला कि लोग ये कह रहे हैं कि जो ये फंड लिया जाता है ये मौलिक अधिकार है,
जरा स्पष्ट कीजिएगा कि ये मौलिक अधिकार है या नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें हमने एक चीज देखी, पिछले जो कानून था इसमें कैटेगरीज नहीं थी, आपको ये मेंशन नहीं करना था कि किस मद में, किस उद्देश्य से, किस राज्य में, किस व्यक्ति को के माध्यम से ये धन आ रहा है और कहां कहां खर्च होना है, लेकिन यहां पर सब चीज क्लैरिटी के साथ आपको बतानी होगी। इवन सोशल मीडिया पर जो अकाउंट्स चलते हैं उसके बारे में भी जानकारी देनी होगी। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये निजता का हनन हो जाएगा। तो ये जो दो चीजें हैं जो कंफ्यूजन है, एक मौलिक अधिकार और निजता का हनन, जिसे जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा आपका सवाल है। और धर्म को प्रचार प्रसार के लिए डोनेशन लेना, क्या ये मौलिक अधिकार है या नहीं है, इसके ऊपर बहुत डिबेट पहले हो चुकी है। और अगर मैं बात करूं कानूनी पहलुओं की, तो बिल्कुल आप एक तरीके से कह सकते हैं कि डोनेशन लेना धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मौलिक अधिकार है। ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान की जो आर्टिकल 25 और 20 और 19 को अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप उससे जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, जो लोग ये बात करते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और धर्म का प्रचार प्रसार करने से इसको जोड़ देते हैं, पर वहां पे ये भी लिखा है, कानून के अंदर ये भी है, कानून ये भी कहता है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी जजमेंट्स में कहा है, 3 जजमेंट सर्वोच्च न्यायालय के, इसमें कहा है कि कोई भी ऐसा फंड, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो, किसी भी तरीके से किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो अगर आप एक तरफ बात करेंगे संविधान के, लेकिन दूसरी तरफ आप कानून की बात नहीं करेंगे, तो वो तो आपका पिक एंड चूज हो गया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि भाई संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो उनको ये भी समझना होगा कि कानून ये भी है कि अगर आपके पास फंडिंग आई है, कि ये FCR का कानून बनाया किसने और बनाया क्या था। अब देखिए, कानून बनाने का एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस जो है पहले की सरकार में और आज की सरकार में, डिफरेंस जो है, वो कानून पहले बना दिया गया लेकिन उस कानून में कमियां छोड़ दी गई। और ऐसा क्यों किया जाता है, ये ऐसा होता है और ऐसे क्यों किया जाता है कि कानून तो बना दिया, वो कोई भी क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा तो सरकार कहेगी देखिए हमने तो कानून बनाया हुआ है, लेकिन उस कानून के अंदर कितनी इम्प्लीकेशंस या कितने लूपहोल्स छोड़ दिए गए, कौन उसको कैसे मिसयूज करता है, उसको फिल करने का काम कि उसको मिसयूज ना किया जाए, वो यहां सरकार कर रही है 2014 के बाद जो आई है। उससे पहले कानून बना दिया गया विद इंटेंशन कि कानून अगर कोई पूछेगा तो हम कहेंगे हमने बना दिया, फंडिंग को लेके कानून हमने बना दिया, लेकिन उसमें लूपहोल छोड़ दी गई जानबूझ के, जिससे चीजों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे चीजों की डेमोक्रेसी जो है, जो चाहे आप ईसाई मिशनरी की बात करें या मुस्लिम कट्टरपंथियों की बात करें, इस तरीके से बढ़ रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन अब उसको कट शॉर्ट किया जाता है। तो दूसरी बात यहाँ पे ये आ गई कि अगर कोई संवैधानिक या मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो वो कानून की भी बात करनी पड़ेगी। आप सिर्फ एक तरफ को पकड़ के और दूसरी तरफ को आप छोड़ दें तो ऐसा आप नहीं कर सकते। दूसरा आपका सवाल जो था, दूसरा सवाल ये था कि क्या ये निजता का हनन है या नहीं है। तो देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमारे देश में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, हमारे देश में और भी कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, और उसके अंदर आपको डिस्क्लोजर देना होता है कि आपका पैसा कहां से आया, आपने पैसा कहां खर्च किया और कैसे किया। आप अपने इनकम टैक्स को देख लीजिए, अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप ये बताते हैं कि आपने पैसा कैसे कमाया और कैसे कहां गया, क्योंकि वो आपका पर्सनल मामला होता है, तो आप सिर्फ सरकार को जानकारी। लेकिन यहाँ पे आप ये क्लेम करते हैं कि हम ये जो पैसा आपके पास आता है हम ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च कर रहे हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आप खर्च कर रहे हो, तो आपको ये सोसाइटी को बताने में क्या दिक्कत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि आपकी जो इलीगल एक्टिविटीज हैं या जो आप गलत तरीके से उन फंड्स का मिसयूज कर रहे हैं, चाहे वो अपने लिए करें या अपने जो इन्फ्लुएंस करने के लिए हम लगातार बात कर रहे हैं, धर्मांतरण को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, चाहे आप उसके लिए करें, तो कहीं ना कहीं आप उसको सामने आने से रोकना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आपको ये बताना जरूरी होगा, ये कानून है। बैकडोर से वो चाहते थे कि ये होता रहे, लेकिन अब ये नहीं होने वाला है। ये लूपहोल्स जो थे वो अब नहीं चलेंगे, अब बहुत क्लैरिटी है। तो हमारे देश में कानून है डिस्क्लोजर का ना, ऐसा तो नहीं है कि जब आप पहली बार आ रहा हो। ठीक है संजीव जी, देखिए एक चीज और है, क्योंकि भारत के अंदर तो हर मुद्दे पर सियासत होती है, ये भारतीय राजनीति की खूबसूरती है, बहुत सारी राजनीति होती है, लेकिन यहाँ पर भारत के अंदर नहीं, वैश्विक मंचों पर भी भारत की जो छवि है, जो वैश्विक छवि है, वो मजबूती के साथ स्थापित होती है। यहाँ पर विदेशी पैसे, यानी कई बार हम इस मुद्दे पर डिस्कस कर रहे थे, तो एक लाइन किसी ने बड़ी अच्छी बोली कि वो चाहते हैं कि डॉलर देकर हमें नचा लेंगे, तो अब ये संभव नहीं है। तो एक तरीके से वैश्विक छवि जो है भारत की, उसे मजबूती के साथ स्थापित करता है ये कानून। संजीव जी, देखिए लावनी जी, यदि भारत को विकसित भारत का हमारा जो लक्ष्य है उसको हासिल करना है,
यदि भारत को समृद्ध बनाना है, खुशहाल बनाना है, सुरक्षित बनाना है, तो हमें भ्रष्टाचार का जो तंत्र है उसके ऊपर कड़े से कड़ा प्रहार करना होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि FCRA के कानून में संशोधन करके सरकार ने भ्रष्टाचार का जो तंत्र है, चाहे वो बाहर के भ्रष्ट हो या देश के अंदर के बैठे हुए भ्रष्ट हो, सभी के ऊपर एक प्रहार की एक बड़ी शुरुआत इस माध्यम से भी अब की जा रही है। और जिसमें कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से भ्रष्टाचार का एक बड़ा तंत्र ऑपरेट करता है। और इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो विदेशी जो भ्रष्ट पैसा होता है वो इस पे शामिल होता है। और इस पूरे भ्रष्टाचार के तंत्र में जाहिर है कि रेडिकलाइज्ड मानसिकता वाले, जो जिहादी मानसिकता वाले, धर्मांतरण को करने की मानसिकता वाले अनेक धर्मों के जो लोग हैं वो भी इस पूरे भ्रष्ट तंत्र में शामिल होते हैं। और उनको ये जो पूरा करप्ट सिस्टम है वो आपस में उनका कोलैबोरेशन होता है और ये एक बहुत गहरी साजिश हमारे अपने देश के विरुद्ध लगातार चल रही है और एक बड़ी गंभीर समस्या है, मैं इसको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और इसके ऊपर अब बड़े तरीके से प्रहार करने की नितांत आवश्यकता थी, जो कि FCRA के कानून में संशोधन करके की गई है। और मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से, लावनी जी, बड़े सम्मानित शो के माध्यम से ये भी मांग करता हूं, इस बात की भी मांग करता हूं कि अभी तक जो भी FCRA के माध्यम से जिन जिन बड़ी एजेंसीज को, संगठनों को पैसे मिले हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। बिल्कुल। वो ओरिजिनल और हम डोनर्स कौन उम्मीद से थे? करते हैं कि सरकार ये करेगी, क्योंकि सरकार अगर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ ये कदम उठा रही है तो हर वो प्रयास किए जाएंगे जो राष्ट्र को सशक्त करे, मजबूत करे और खास तौर से राष्ट्र को धर्मांतरणों के पिशाचों से बचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े और बहुत विस्तार से इस पर आज चर्चा हुई और ये महत्वपूर्ण मुद्दा था, हमारे और आपसे जुड़ा हुआ, हमारे देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसीलिए इस पर चर्चा जरूरी थी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही।